ओम शांति। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अतिथि देवो भव इस कार्यक्रम में। आज के हमारे खास मेहमान प्रेम बकर जी हैं, जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं। आप बैंकर हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में आप डायरेक्टर रहे पहले, और उसके बाद अभी इंडियन नेशनल एसोसिएशन बैंकर्स का उसमें उस कांग्रेस में आप सेक्रेटरी जनरल हैं। और भी अलग अलग संस्थाओं से जुड़कर आप सोशल वर्क भी करते हैं, और साथ ही साथ बैंकिंग के जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं अलग अलग जगह पे आपको बुलाया जाता है, आप खुद भी ऑर्गेनाइज करते हैं और आप एज ए गेस्ट भी जाते हैं और लोगों को बैंकिंग सेक्टर में कैसे सामाजिक सेवा से जोड़ने का प्रयास आपका हमेशा रहता है। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरत है। पैसा किसको ज़रूरत नहीं, ऐसा कहा जाता है। पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। इसके लिए पैसे को कैसे मैनेज करना है और पैसों के बारे में आपको पूरी जानकारी आज मिलेगी। बैंक कैसे काम करता है, ये सारी बातें आप प्रेम मक्कर भाई जी से सुनेंगे। तो आप सभी की तरफ से प्रेम मक्कर जी का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू रमेश भाई साहब, थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि आपका बैंकिंग सेक्टर में आना कैसे हुआ? ऑल राइट, ये ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स पहले जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू आए हैं, तो बैंक का प्रोफेशन अभी भी अच्छा है, नो डाउट, बट पहले बहुत अच्छा था, इवन बेटर था, इवन सिविल सर्विसेज वगैरह के कंपैरिजन में काउंट होता था। तो उस वक्त हम एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के बैंक के अंदर आए। तो 40 साल तक बैंक ऑफ बड़ौदा एक गवर्नमेंट बैंक है, स्टेट बैंक के बाद सबसे बड़ा बैंक है जी। 40 साल तक उसके अंदर सेवा करी है, बैंक के बोर्ड में भी रहे। और साथ ही साथ क्योंकि सेवा करने का उमंग उत्साह लगातार से आता रहता था, बैंक की जॉब के साथ जो ऑफिसर्स की एसोसिएशन है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, उसका मैं अभी पहले दिल्ली का सेक्रेटरी था, अभी ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हूँ। और साथ ही साथ जो बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जी। जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन करते हैं थ्रू इंडियन बैंक एसोसिएशन। उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस, जिसके यूनिट सभी बैंक्स के अंदर रहते हैं। तो वो हम गवर्नमेंट के साथ सारे बैंकर्स का एक कॉमन वेजेस होते हैं। प्राइवेट बैंक का सबका अलग अलग होता है, यहाँ हमारे कॉमन होते हैं। कुछ प्राइवेट छोटे बैंक भी हैं हमारे जो इसी में पार्टिसिपेट करते हैं। तो कॉमन वेज रिवीजन सारे स्किल्स का रहता है अप टू द लेवल ऑफ चीफ जनरल मैनेजर, वो हम लोग नेगोशिएट करते हैं। ये हमारा एक वहाँ पे सेवा का काम रहता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी बैंकर्स, जो कि हम गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करते हैं। और इसी वजह से ही फिर बड़ी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़े रहते हैं। उनको भी मालूम रहना चाहिए इंडियन बैंकिंग में क्या हो रहा है। हम लोग सारा शेयर करते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके, इंडिया में बैंकिंग कैसी चल रही है वो अपने अपने देशों का बताएंगे। हमारे यहाँ किस तरह से एसोसिएशन फंक्शंस करती हैं, वहाँ कैसे फंक्शंस करती हैं। तो इस तरह के बड़े सारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं और सेवाएँ दे रहे हैं। जी जी। प्रेम मक्कर जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कैसे बैंक से आपका जुड़ना हुआ और बैंकिंग सेक्टर में आप एकदम छोटे लेवल से लेकर हाई जो है पोजीशन तक आप काम कर रहे हैं और उन सारी चीज़ों का अनुभव है। तो मैं चाहूँगा कि एक बैंक से कॉमन मैन को कैसे बेनिफिट मिलता है, क्या वो अपना जो है जीवन को बेहतर बना सकता है क्या? बैंकिंग जो है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ या इंडिविजुअल्स के ग्रोथ के साथ ही इकोनॉमिक का ग्रोथ बिल्कुल। आता है, बिजनेस के थ्रू ग्रोथ आता है। बैंकिंग का बहुत बड़ा योगदान है, ये फाउंडेशन है बिल्कुल बेसिकली, है बिल्कुल। ना। क्योंकि किसी को भी काम करने के लिए पूंजी चाहिए, तो बैंक से क्या करते हैं, जिन लोगों के पास सरप्लस फंड्स होते हैं बैंक्स के पास आते हैं, बैंक उनको लेंड करते हैं, है ना। बीच में थोड़ा अपना मार्जिन जरूर रखते हैं, लेकिन लेंड करते हैं। उसमें बड़े बड़े जितने भी बिजनेसेस हैं, आप किसी भी कंपनी को ले, रिलायंस छोटे से, अभी उस वक्त अगर 5 रुपए की वैल्यू थी, आज की डेट में 100 रुपये वैल्यू है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। जितने भी बिजनेसेस हैं बैंक्स के थ्रू ही आगे ग्रो करते हैं, बिकॉज उनके हमेशा एक्सपेंशन प्लान चलते रहते हैं। किसी के पास 100 रुपये हो, उसको 200 चाहिए आगे एक्सपांड करने के लिए। और बैंक सारे लोगों से पैसा लेते हैं, छोटे छोटे डिपॉजिटर से, बड़े डिपॉजिटर से। तो यही मेन बेसिकली फंक्शन है, टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड टू लेंड। और उसी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाता है। उसके अंदर सिस्टम प्रोसीजर्स बने हुए हैं, लैंडिंग के नॉर्म्स बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोग हैं कॉमन पीपल, जैसे कि बैंक के साथ उनका कम्युनिकेशन चलता रहता है और कई बार लोन नहीं मिलने के कारण भी नाराज़ रहते हैं। तो लोन जैसे देना होता है तो बड़ा प्रोसेस लगता है, लेकिन पैसा डिपॉजिट करने में आसान हो जाता है। नहीं, लोन भी बहुत आसान है आजकल। आजकल तो डिजिटल लेवल पे आप अप्लाई करिए, आपके अकाउंट में पैसे भी आ जाते हैं, इतना भी सिंपल है। ओनली थिंग इज
कि एक तो हम लोग हर आदमी की रेटिंग करते हैं, अच्छा है ना? अच्छा अच्छा। कोई भी आदमी ने 4 जगह लोन रखे हैं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में इसने 4 जगह इतना इतना लोन रखा है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ये भी है कि इसके पास पैसा देने के लिए, वापस करने के लिए कितना है। हम लोग उसको रेटिंग बताते हैं कि वो रेटिंग जो है, सिबिल स्कोर क्या है, उसके बारे में बैंक को मालूम होता है। हमारे पास आएगा स्कोर इतना है, 750 स्कोर है, 800, उसके हिसाब से डिसीजन बड़ा क्विक हो जाता है अच्छा किसी भी अच्छा। चीज़ के बारे में। हाँ, बैंक्स को कई बार थोड़ा कहीं डाउट होता है तो फिर हम लोग सिक्योरिटी मांगते हैं कि यस, है ना। कई ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे लोन के डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर्सनल लोन्स हैं, जैसे लोग कई बार उसको किसी काम की जगह यूज़ करने की जगह किसी काम के लिए उसकी जगह उसको डाइवर्ट कर देते हैं। थोड़ा रिस्क फैक्टर ज़्यादा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बेशक ज़्यादा होता है। हाँ, अगर किसी के पास्ट के क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं, कोई कारण नहीं है बैंक लोन ना दें। बैंक तो चाहते हैं कि लोन लोग दें, क्योंकि इसी में उनका काम चलेगा। अगर हम लोग पैसे लोगों से लेते रहें और उसके ऊपर लोगों को इंटरेस्ट देते रहें तो बैंक कहाँ से लाएगा? तो लोन देना तो हमारी है, कंपल्शन है, समझ लीजिए। हम लोग तो बड़ा वेलकम करते हैं लोन लेने वाले सभी को। ओनली थिंग इज उनकी अपनी पास का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, दिस हैज़ टू बी सीन, दैट इज ऑल। प्रोसेसेस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कई बार पेपर वर्क के इश्यूज आ जाते हैं, कुछ बैंक्स के अंदर सर्विस का भी इश्यूज आ जाते हैं। इसीलिए हमें ये डिजिटल प्लेटफॉर्म बड़ा हेल्प कर रहे हैं चीज़ों की प्रोसेसिंग फास्ट करने के लिए। यानी पहले के मुकाबले अभी आसान हो गया बैंकिंग। अभी बहुत आसान है। आप जो खास तौर पे डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं वो देखेंगे चीज़ें बहुत आसान होगी। पहले एक एक काम के लिए सपोज पासबुक प्रिंटिंग करना होता था, लोगों को एक ज़माने में लाइन लगा करते थे। आजकल पासबुक प्रिंटर्स पड़े रहते हैं बाहर, जाइए सेल्फ पासबुक प्रिंटिंग करिए, पैसे निकालने हैं, पासवर्ड लगाइए, पैसे एटीएम से निकला जमा करने हैं, 20,000 लेके जाइए, मशीन में डालिए, जमा हो जाते हैं। तो चीज़ें आसान तो डेफिनेटली हुई हैं बहुत। बिल्कुल। अकाउंट भी आजकल बड़े आसानी से खुल जाते हैं। कोई ऐसा केस स्टडी आप बताइए जो मना बैंक से लोन लिया और पे नहीं किया और पे लेने में उनको बहुत तकलीफ हो गई। देखिए, पे नहीं किया ये तो सारे लोगों के दिमाग में बात आती है कि पे ना करने के 2-3 कारण होते जी। हैं। कई बार तो बड़े जेन्युइनली भी बिजनेस फेल हो जाते हैं, है ना। कई बार कोई काम स्टार्ट किया, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, बिजनेस फेल हो जाएगा, है ना। एक तो जेन्युइन कारण रहते हैं। बहुत सारे केसेस के अंदर लोगों का जो लालच है, ग्रीड है, ग्रीड, अच्छा अच्छा अच्छा। वो पैसा लिया, उसको अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लिया, बिजनेस के लिए नहीं यूज़ किया, डाइवर्जन ऑफ फंड कर दिया, है ना। कई लोग बैंकों को धोखा देने के लिए, सपोज हमने लोन दिया कि आपका पास आप सामान को बेचते हो, आपके पास 500 रुपये आने हैं कहीं से, आपने उधार दिया हुआ है, हम उनको 400 रुपये बुक डेट्स के अगेंस्ट डेट दे देते हैं, लोन दे देते हैं। पता लगे उन्होंने 500 की जगह में 5,000 लिख कर दे दिया, है ना। अपनी स्टेटमेंट के अंदर अपनी बुक्स को इन्फ्लेट कर देते हैं। ये जो लोग कुछ अनएथिकल काम कर जाते हैं, उस तरह के एक्सपीरियंसेस बैंकों के अंदर काफ़ी हैं। लेकिन अब बैंकों ने इसके ऊपर मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। अच्छा। पहले हमारे जो एनपी हुआ करते थे, इसकी परसेंटेज बहुत हाई हुआ करती थी। अभी तो 1%, 2% के बीच में रहता है। पहले एक बार 8, 9, 10% भी चला गया था। बैंकों की हालत काफ़ी ख़राब भी हो गई थी। कुछ डिसऑनेस्ट विद इन सिस्टम भी होते हैं, है ना। गवर्नमेंट की तरफ से कई बार पास्ट में ऐसे प्रेशर आ जाया करते थे, है ना, गलत काम करने के लिए कहीं दे दिया, इसको दे दो, इस बिजनेसमैन को दे दो। अब इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हो चुकी हैं। बैंकिंग सेक्टर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम री इन्वेंट किया अपने आप को, अभी बहुत बेहतर है। अभी इस तरह के एनपीए बहुत बड़ा इशू नहीं है। कुछ ना कुछ केसेस रहते हैं, लेकिन वो टॉलरेबल लिमिट के अंदर है। इतना हम लोग बैंक प्रोवाइड करके जाते हैं कि अगर हमने 100 रुपये दिया, उसमें से 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपये डूब सकते हैं, इसकी हम तैयारी करके चलते हैं। इतना मार्जिन हम लोगों ने पहले प्रोवाइड किया होता है। जी जी जी। प्रेम मक्कर सर, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, एक्सपीरियंस शेयरिंग हुआ। और एक अभी जो जैसे डिजिटल हुआ है सारा, मतलब सब काम जो है आप मोबाइल से भी बैंक से पैसे ले सकते हैं, पैसे पे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। लेकिन इसके साथ में बड़ा ये एक साइबर फ्रॉड ऐसी चीज़ें भी हो रहा है। कई बार ऐसे होता है कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोगों से पैसे ली जाती है और फिर वो कंपनी भाग जाती है। ऐसे भी चीज़ें हुई हैं, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? इसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं, हालांकि बढ़ रही हैं दिखने में एकदम, क्योंकि आजकल रिपोर्ट बड़ा जल्दी हो जाता है ना। लेकिन ओवरऑल सिस्टम को देखें, अब कोई नया भी कोई भी चीज़ स्टार्ट हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें तो नहीं आएंगी, है ना। जो फ्रॉस्टर्स होते हैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के करते हैं, दैट नंबर इज स्टिल वेरी लिमिटेड। गवर्नमेंट ने साइबर सेल्स भी बना रखे हैं विद इन बैंक्स भी। लेकिन अगर जो खास तौर पे अटेंशन लोगों की दिलवाई गई है कि आप कोई भी OTP शेयर ना करें, है ना, ऐसी चीज़ें आपको मालूम हो जाता है। लालच में कई बार लोग करते हैं, आपकी लॉटरी निकल गई, इस तरह की चीज़ें बड़ी आती हैं, है ना। या
डराने की वजह से कर देते हैं, आपका मोबाइल कनेक्शन एकदम कटने वाला है। क्योंकि जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं उनके अकाउंट्स उनकी मोबाइल बैंकिंग के साथ जुड़े रहते हैं। अगर सपोज आपने मोबाइल का नंबर पूरा उनको शेयर कर दिया, उसका OTP दे दिया, वो एक्सेस कर सकते हैं आपके अकाउंट्स को। अच्छा। लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा डरने वाली बात नहीं, हम लोग इतने खुद बैंकर्स हैं, हम लोग भी यूज़ करते हैं। ओनली थिंग इज़ वी आर केयरफुल कि ऐसी गलती ना करें बस, और इससे ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। फिर भी अगर मेरे अकाउंट से पैसे निकल जाएं मेरी बिना गलती के, उसके लिए बैंक्स जिम्मेदार हैं, बैंक्स ने उसके लिए इंश्योरेंस ले रखी होती हैं। अच्छा। डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने आप में बहुत कमाल की चीज़ है, इसको यूज़ सबको करना चाहिए। और थोड़ा सा जहाँ तक केयरफुल, उसके बारे में RBI बड़े एजुकेटिव प्रोग्राम करते हैं, बिल्कुल है ना। बड़ी सारी गवर्नमेंट की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर बताती रहती हैं, मैं टेलीफोनिक मैसेज आते रहते हैं, बस उसका थोड़ा लोग ध्यान रखें, कोई कारण नहीं है। अच्छा, डिजिटली अगर किसी का मान लो बैंक के पैसे हैं और निकल गए, तो फिर कैसे वापस आने के कितने चांसेस हैं? जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सपोज डिजिटल बैंकिंग, हमारे अपने मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जो सारे काम होते हैं, जो बैंक्स हैं उनको वो अप्लाई कर देते हैं, वो लोग बस बैंक्स उनको जितना जल्दी हो सकता है वापस कर देते हैं। कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। बैंक्स को मालूम है अगर कोई इस तरह के फ्रॉड हो, बैंक को जल्दी पता लग जाता है कि उनकी गलती की वजह से हुआ। अगर उनकी गलती के, बैंक जरूर इवेल्युएट करता है। काफ़ी बार चांसेस ऐसे होते हैं, उसमें भी RBI ने गाइडलाइंस बना रखी हैं कि अगर आप 1-2 दिन के अंदर बता देते हो बैंक के साथ तो आपको पूरे पैसे वापस मिलेंगे। RBI ने इस तरह के गाइडलाइंस भी दे रखी है। अच्छा। लेकिन कई बार पैसे मिलते नहीं, ऐसे ही बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं। देर हो जाती है। अच्छा, देर होने से नहीं? देर हो जाती है, लेकिन ऐसा ना मिलने वाली बात कोई कारण नहीं है। हाँ, अगर आपने खुद ही अपना किसी को पासवर्ड बता दिया हो तो उसमें मिलने के चांस भी नहीं है। अच्छा, क्यों मिलें? देखिए, बैंक कहाँ से देगा पैसा? आप अपने पैसे को जाके अगर कहीं फेंक दें, बैंक को तो नहीं, बैंक आपको पैसा नहीं देगा। वैसे भी देखा जाए, आप अपना पासवर्ड किसी को दे दें, ये मेरा पासवर्ड है अकाउंट का, तो वो सारे पैसे निकाल लेगा, तो उसमें बैंक कैसे जिम्मेदार हो सकता है? अच्छा। तो फिर ऐसे माना बस उसमें केयरफुल रहना ही पड़ेगा। अपने पासवर्ड्स वगैरह तो नहीं दे सकते ना हम लोग। आप तभी डिजिटल के अंदर आइए जब आपको कॉन्फिडेंस हो कि आई कैन डू इट, है ना। हम लोग उस बाकी छोटे कामों के लिए, सब्जी वाले को पेमेंट करने के लिए तो बड़े सारे आजकल वैलेट चल रहे हैं, GPay चल रहा है ना। आप पेटीएम पे लोग यूज़ करते हैं 5-5, 10-10 रुपये, है ना। वो तो उसके लिए छोटे कामों के लिए कर रहे हैं, ज़्यादा खर्च उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप बैंक का किसी मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग ले रहे हैं, आपके अकाउंट की डायरेक्ट एक्सेस ले रहे हैं, जी। फिर आपको थोड़ा सा समझदार बनना ही पड़ेगा। अच्छा। बहुत अच्छी बात आपने बताया, क्योंकि बड़े सारे ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं और फिर लोग परेशान होते हैं, साइबर सेल में जाते हैं, कंप्लेन करते हैं। वो सारी चीज़ें जो है कंप्लेन करते करते चीज़ों को जो है उनका टाइम चला जाता है, पैसा चला जाता है और पैसे रीपे तो होता नहीं। तो इसीलिए ये आपने बहुत अच्छी बात बताया कि हमें जागरूक रहना है, और अगर आप डायरेक्ट बैंक का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उसको जो है सावधानी से यूज़ करना है, किसी को पासवर्ड नहीं देना है। आप अपने सीख कर, माना पहले सीखे उसे कैसे चलाना है। राइट। तो क्या ऐसे कुछ सिखाने के लिए, सीनियर सिटीज़न हैं वो लोग कभी कभी वो चलाना नहीं जानते, तो ऐसा कुछ लर्निंग प्रोसेस भी सिखाते हैं बैंकिंग वगैरह से? आजकल भाई साहब यूट्यूब, किसी भी चीज़ का यूट्यूब डाल दीजिए कि मुझे ये सीखना है, सिखाने वाले बहुत हैं, सीखने वाला चाहिए। मैं, हमारा साथी एसोसिएशन में रिटायर हो चुके हैं, उनको IT का कुछ नहीं आता था। अभी उन्होंने हमारी एसोसिएशन की वेबसाइट खुद बना दी है, एसोसिएशन की ऐप खुद बना दी है, और बहुत अच्छी, जो कि हम पहले प्रोफेशनल तरीके से 3-3, 4-4 लाख दे के बनवाते थे, उन्होंने फ्री बना दी है। सारा पूरे का पूरा एक्सेल के अंदर बहुत सारा काम कर लेते हैं, सिर्फ सेल्फ लर्निंग से आजकल सब पॉसिबल है। बिल्कुल। अलग से सीखने के लिए कोई इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत भी नहीं है, और बहुत बड़ा चीज़ें भी नहीं है। बाकी किसी बैंक में भी जाते हैं लोग, उनको यूज़ करना बता देते हैं। बिल्कुल। प्रेम मक्कर भाई जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया, और मुझे पता है कि आप ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़े हैं काफ़ी लंबे समय से, बहुत सारी सेवाएं करते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी से कैसे जुड़ना हुआ, और आपका एक सुंदर अनुभव भी शेयर कीजिए। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। ब्रह्मा कुमारीज इनफैक्ट हमारी वाइफ ने जाना स्टार्ट किया था, उनको किसी पेशेंट ने बताया, किसी नियर बाई सेंटर में जाना स्टार्ट किया। फिर देखा थोड़ा इनके अंदर चेंजेस देखें उनके अंदर चेंजेस देखी। फिर कुछ मेरे ब्रदर के कुछ एडिक्शन का इशू था। अच्छा। हाँ, तो उसमें इन्होंने हेल्प करी ब्रदर का। हम लोग बड़ा परेशान होते थे, उनको लेके जाते थे डी एडिक्शन सेंटर में, अल्कोहलिक थे। तो उन्होंने जब थोड़ा सा अपने आप को ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके एम्पावरमेंट मिली,
उन्होंने उसको क्विट कर दिया सिगरेट। अरे और ये लगभग 25 साल पहले की बात है, उसके बाद उन्होंने टच नहीं किया। तो पता चल गया कि पावर क्या है, कि किस तरीके से। फिर जाके थोड़ा सा मैंने 4-5 चीज़ें खास तौर पे ऑब्जर्व करी। शुरू शुरू में तो भगवान के बारे में परिचय देंगे, आपके बारे में परिचय देंगे, कई बार इस तरह की चीज़ें पहले भी मिल जाती हैं कहीं और से भी। लेकिन यहाँ जाके एक तो मैंने देखा, एक स्कूल और यूनिवर्सिटी की तरफ काम करते हैं डेली, ताकि एक बार कोई चीज़ें सीखी, अगले दिन भूलने का टाइम मिले उससे पहले ही दोबारा नए सिरे से आ जाता है। और कोई पैसे का लेन देन नहीं, ऐसा नहीं कि आपको इतनी फीस है ना। स्कूल कॉलेज तो सारे जैसे गवर्नमेंट पैसे लेती है, यहाँ भगवान की गवर्नमेंट जो है उन्होंने स्कूल खोला हुआ है, पैसे नहीं लेते हैं, जिसको जितना कंट्रीब्यूशन है करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसके अंदर उसी वजह से वहाँ देखते हैं जज साहब भी वहीं बैठे हैं उसी कुर्सी पर, साथ वाली कुर्सी में अगर ऑटो वाला भी बैठा हुआ है, इट इज़ ऑल इट दैट इक्वलिटी। ये बड़ी मैंने चीज़ खूबसूरत देखी, तो मुझे लगा ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। और फिर जब टीचिंग्स देखी, टीचिंग्स हमें एम्पावर करने के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। हम लोग आम तौर पे जब देखते हैं भाई साहब लाइफ के अंदर, बड़े लोग बोलते हैं आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपको कंपैरिजन नहीं करना, बड़ी सारी चीज़ें। लेकिन करना कैसे, उसकी फाउंडेशन जो है वो एक्चुअल में मुझे यहाँ मिली। एंड आई एम लकी, बिकॉज कई लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचते हैं कि शायद तब जाके करेंगे कि एज हो जाएगी। आई वॉज लेस देन 40 एट दैट टाइम। अब देखा उसका फ़ायदा अभी तक की लाइफ में बड़ा हुआ है ना। मैं जो पोजीशंस जिन पे सेवाएं कर रहा हूँ, उन पोजीशंस पे आने का कारण भी यही रहा है ना, कि आप जब एक एक्सेप्टेबल लीडर बन जाते हैं तभी आपको लोग डेफिनेटली किसी पोजीशन पे रखेंगे। तब यहाँ ब्रह्मा कुमारीज के कुछ जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स थे, जैसे आपको पूरा अपना कर्म फिलॉसफी के बारे में बार बार आ जाता है, ताकि आगे से कर्म, और आपको पता लग जाता है कि ये कर्म की वजह से, पास कर्मा की वजह से हो रहा है, आप उसको चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, लोगों को एक्सेप्ट करेंगे। आपको जब पता चल जाता है कि लोग वर्ल्ड ड्रामा बना हुआ है, हर आदमी को रोल मिला हुआ है, आपके पास कोई रोल कर रहा है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको इस तरह का रोल मिला हुआ है, आप उसको रादर कोशिश करेंगे, शुभ भावना देने के बारी एक कंपैशन की फीलिंग करेंगे, उसको माफ़ कर देंगे, है ना, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह के काम कर रहे हैं। ये जो टीचिंग्स हैं, और साथ में एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट जो ब्रह्मा कुमारीज का रेगुलर जाने की वजह से हुआ, आम तौर पे हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ डर होते हैं, बिल्कुल, है ना। एक तो लोगों के पास मरने का डर, यहाँ तो पहले दिन ही बता दिया जाता है ना। पढ़ा भी है लोगों ने, गीता में आम तौर पे सुना लोगों ने कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। लेकिन वो बार बार जब चीज़ को बार बार, एक बार, दो बार, 1 साल बाद, 2 साल बाद दिमाग में फिट हो ही जाता है। आपके दिमाग में फिट हो गया, जब किसी को मौत का ही डर खत्म हो जाएगा। बाकी अपने आप को आप रेगुलर मेडिटेशन से, जो डेली मेडिटेशन करते हैं, जिसके अंदर हम लोग एफर्मेशंस जो करते हैं, जी जी, कि सर्वशक्तिवान भगवान, उसकी हम संतान हैं, हम कैसे कमज़ोर हो सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्यों सफलता नहीं मिल सकती ना। ऐसी चीज़ें जब बार बार आपके दिमाग में आती हैं, बार बार आपका माइंड ही उसको एक्सेप्ट कर लेता है, माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, आप हमेशा आपके दिमाग में आता है, वो पॉजिटिविटी दिमाग के अंदर आती है कि यस मेरे साथ तो अच्छा होना ही है। जिसका साथी भगवान मिल जाए, जिसको ये फीलिंग आ जाए कि भगवान का हाथ मेरे सिर पर हमेशा बना हुआ है, उसकी छत्र छाया के नीचे मैं रह रहा हूँ, उस आदमी की खुशी कैसे गायब हो सकती है? वो काफ़ी आदमी, वो कैसे आदमी कमज़ोर फील कर सकता है? वो तो इस जो संतुष्टता आई लाइफ के बारे में, अब चीज़ों के बारे में आपने एक्सेप्ट करना छोड़ दिया, लोगों को एक्सेप्ट करना कर दिया, तो वही 5 वाइसेस, 5 विकार हैं, वो कहीं रहते नहीं हैं। आपको संतुष्ट हो गए तो ग्रीड खत्म हो जाएगी, है ना, आपको ज़्यादा इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। आपको इतना भगवान के ऊपर विश्वास हो गया कि मेरे साथ अच्छा होना ही है, मेरे को जो चीज़ मिलनी है मिलेगी ही, मेरे भाग्य वाली, है ना, और जितना मेरा कर्म करूँगा उसके हिसाब से मिलेगा ही मिलेगा। जी जी, तो आपकी ग्रीड खत्म हो जाती है, आप चीज़ों को इकट्ठी रखने की वृत्ति खत्म हो जाती है। सिमिलरली एंगर आपका चला जाता है ना। और काम विकार के ऊपर भी यहाँ ब्रह्मा कुमारी में काफ़ी ज़्यादा अटेंशन दिलाया जाता है, जिसको नंबर 1 बताया, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर कितनी सुनिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, उसके ऊपर भी काफ़ी अटेंशन बार बार दिलाया जाता है। तो ये सारे वाइसेस को ख़त्म करना और ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से चलाना, अपने परिवार के अंदर भी, अपने सराउंडिंग्स में भी। फिर आपको साथ में एक जिम्मेदारी और दी जाती है कि अब आप अपना तो सुधार कर रहे हो, अब आपने समाज के अंदर कैसे कंट्रीब्यूट करना है। जी जी, इस पूरे वर्ल्ड को भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, उसमें आपने कैसे योगदान देना है ना। सही आप कोई चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हो
भगवान फ्री आपको एजुकेशन भी दे रहा हो, जी जी जी, उम्मीद करेगा ना आप आगे जाके कुछ करें, कुछ करें, आप लोगों के लिए सेवा करें। वो काम के अंदर फिर हम लोगों को बैठकर मेडिटेशन में जो शुभ भावनाएं देते हैं उसका काम भी अपना चलता है। वो अभी साइंस इतना अच्छे से नहीं पकड़ पाई है कि किस तरह से ये मैसेजिंग सिस्टम काम करता है ना, किस तरीके से हम लोगों को अच्छी हेल्थ दे पाते हैं। बैंकिंग के जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं उसमें भी आप ब्रह्मा कुमारी का सेवाएं देते हैं? हाँ, बैंकिंग की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं मेरी, क्योंकि दिल से इच्छा होती है। आजकल भाई साहब लोग परेशान तो बहुत हैं, बिल्कुल। है ना। बैंकिंग भी कोई कम नहीं है। बैंकिंग में क्या होता है, बैंकिंग में एथिकल पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। एथिक्स की बहुत वैल्यू है। आजकल हमारा सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है कि लोग इंटेग्रिटी के साथ काम करें, और सब चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, इंटेग्रिटी नॉट नेगोशिएबल है। किसी ने अगर बैंक में गलती की वजह से 100 करोड़ का नुकसान हो जाए, उसको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट नहीं मिलती। उसको जब तक थोड़े दिन प्रमोशन ना दें, एक कैडर कम कर दें। लेकिन अगर किसी ने 100 रुपये का नोट निकाल लिया ना गड्डी में से, उसकी नौकरी अगले दिन रहती नहीं है, उसको निकाल देते हैं, गवर्नमेंट जॉब से भी निकाल देते हैं। इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है उस एंगल से। दूसरा, बैंकिंग के अंदर दूसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज रहता है, वो है हमारा एक तो ट्रांसफरेबल जॉब है, दूसरा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रेशर्स बड़े रहते हैं। प्रेशर होगा, जब भी कमर्शियल होगा कंपटीशन है, प्रेशर बहुत जाता है। उन प्रेशर्स को कैसे हैंडल करना है ये भी तो चाहिए ना, आर्ट, है ना। और कैसे लोगों के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है ना, कैसे लोगों को सेवा भाव के साथ सर्विस देनी हो, है ना, कितना इंपॉर्टेंट है। उसमें स्पिरिचुअलिटी का तो बहुत बड़ा रोल है इन सब चीज़ों के अंदर। तो मेरी कोशिश होती है जब बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती है, हम लोग वहाँ के, क्योंकि इंडिया में सब जगह होती रहती हैं, चांस की बात है मेरी वाइफ जो हैं वो भी ब्रह्मा कुमारी थे, उनको साथ भी ले जाता हूँ बहुत बारी ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर। और उन वहाँ जाके ये किसी ब्रह्मा कुमारी सेंटर के अंदर जो टीचर हैं उनको साथ लेके आते हैं, लोगों को वहाँ पे थोड़ा मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कराते हैं 5-10 मिनट के अंदर। बोझ तो कुछ नहीं, लेकिन एक लोगों को इंट्रोडक्शन देते हैं कि यस यू नीड दिस। अगर थोड़ा उसके लिए टाइम निकालें तो आपकी भी परिवर्तन हो सकती है ज़िंदगी, जैसे हम लोगों ने करी है। इतना मैसेज तो देना एक हमारी लगता है ड्यूटी सी बन जाती है लोगों के ओवरऑल भले के लिए। ना उसमें मुझे फ़ायदा होने वाला है, ना ब्रह्मा कुमारी संस्थान को फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा तो उन्हीं लोगों का है जो समझ जाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। प्रेम मक्कर जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया। आशा करूँगा हमारे सभी दर्शकों को बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये आप इतने अच्छे पोजीशन पे होकर भी ब्रह्मा कुमारी इसको समझा और उसकी वैल्यूज़ को समझा और वो सब तक पहुंचा रहे हैं। तो जाते जाते एक मैसेज क्या देना चाहेंगे किस तरह का? लोगों के लिए? लोगों के लिए मैसेज बड़ा सिंपल सा है कि जिसने जो करना है अपने लिए करना है, अपने ऊपर अटेंशन देना। आपके जितने दुख हैं सारे दुख आपके थॉट्स के अंदर हैं। जितने आपको सुख मिल रहे हैं, अगर आप सोचो सुखी हैं, 1 मिनट में सुखी, ये सारी ट्यूनिंग लोगों के अपने हाथ में है। एक मिनट है तो मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। एक बार किसी हॉस्पिटल के अंदर लोग किसी नर्स का इंटरव्यू कर रहे होते हैं। मैं आमतौर पे सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो नर्स को पूछते हैं आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा है जी। नौकरी कैसी है? बहुत अच्छी है। कितने पेशेंट मिले हुए हैं? मैं लगभग 50 पेशेंट अटेंड करती हूँ। कोई परेशान तो करते होंगे लोग, पेशेंट चिल्लाते हैं, हाँ चिल्लाते हैं, बड़े सारे पगले भी होते हैं, गाली गलौच भी करते हैं, लेकिन फिर भी आप खुश हैं। कहती है पेशेंट है ना, मेरी ट्रेनिंग हुई पड़ी है कि मैं लोगों को बड़े कंपैशन के साथ, दया के भाव के साथ देखूं, तो मैं तैयार रहती हूँ कि पेशेंट है बेचारे, इसलिए मैं परेशान नहीं होती, मुझे गुस्सा नहीं आता है। ऑलराइट, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं और आपको कोई एडमिनिस्ट्रेशन से प्रॉब्लम हो, आपके हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से, डॉक्टर से? हाँ, ये डॉक्टर जो है ना, ये बड़ा खतरनाक है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी आके मुझे बुरा भला कहता रहता है, हाँ? ये मेरा इरिटेशन का एक रीज़न है। तो वो जो इंटरव्यू लेने वाले थे हमारे जैसे कोई, तो उन्होंने कहा आप एक काम करिए, जो आपके लिस्ट है ना 50 लोगों की पेशेंट वाली, उसमें ज़रा 51 कर दीजिए, डॉक्टर को भी ज़रा उसमें डाल लीजिए, ताकि उस बेचारे के ऊपर भी आपको दया आए। एक आपकी माइंड की ट्यूनिंग की बात है। आपने 50 लोगों के लिए ट्यूनिंग कर ली, सिर्फ एक डॉक्टर के लिए सिर्फ उसको ट्यूनिंग करके आप ऐसे लोगों को डाल दीजिए। दुनिया में खराब मिलेंगे, सही मिलेंगे, कैसे भी हों, हम लोग किसी को बदल नहीं सकते हैं। जिसको बदलना है अपने खुद को बदलना है, सोच से बदलना है। मैं चाहता हूँ लोग इस पर थोड़ा अटेंशन दें। हमारे दुखों का 99.9% कारण यही है ना, 100%, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट। लोग बड़ी बड़ी लोगों के साथ हैंडीकैप है, बड़े बड़े काम कर लेते हैं, है ना, माइंड की ट्यूनिंग ऐसी कर रखी है, अपने आप को इतना एम्पावर कर रखे हैं, कोई और हेल्प नहीं कर सकता। हमें अपनी हेल्प खुद ही करनी है, हर स्थिति कर सकते हैं, हम लोग कैपेबल हैं।
जो भगवान का बच्चा हो, ये सोच ले भगवान का बच्चा हो, क्या नहीं कर सकता, है ना? तो यही एक मेरा मैसेज रहेगा सभी हमारे व्यूअर्स को। प्रेम मक्कर भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देके आपने जो है मन को एकदम से ट्यूनिंग कर दिया, एक जैसे ना रिफ्रेशमेंट हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं कि कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन आपके खुद के पास है, ये आपने बताया। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम, माय प्लेयर। प्यारे भाई और बहनों, आपने देखा प्रेम मक्कर जी की जीवन कहानी को हमने सुना, किस तरह से बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हमने सुना, और साथ में एक सुंदर मैसेज उन्होंने दिया कि किस तरह से हम अपने मन को अगर चैनलाइज कर लेते हैं तो हमारा जीवन बेहतर बन जाता है, और हम राजयोग के माध्यम से ये आसानी से कर सकते हैं और राजयोग सीख कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आज ही आप जो है राजयोग के बारे में जानें और सीखें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, अतिथि देवो भव इसी कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहें हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, ओम शांति।